दोस्तों, जब गर्मी 700 डिग्रीज तक पहुंचती है तब मेटल्स का एक्सपांशन इतना बढ़ जाता है कि कैलिपर पिस्टन जैम हो जाता है। ब्रेक फ्लूइड अपने बॉइलिंग पॉइंट 230 डिग्रीज के ऊपर जाकर वेपर लॉक बना देता है और पेडल बिल्कुल स्पंज की तरह महसूस होता है। ये सब एक इंजीनियरिंग कोशिश की निशानी थी जो पूरी तरह सफल ना हो सकी। आपने सोचा होगा कि डिस्क ब्रेक हवा से ज्यादा ठंडा होता है पार अनपुलकों और घटियों में जहां टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस होता है, मॉइस्चर रोटर डिस्क पर जम जाता है। कोरोजन रेट 0.02 मिलीमीटर पर मंथ रिकॉर्ड की गई और ब्रेकिंग लैग भाग 40 कम हो गया। एक मैकेनिकल दार और थंड का मिश्रण था। 1973 के पेट्रोलियम क्राइसिस के दौरान कार मेकर्स ने लाइटवेट एलॉयस इस्तेमाल करने का फैसला लिया। पार डिस्क ब्रेक रोटर जैब एल्यूमिनियम बेस पार बना तो वेयर रेट 3 गुना बढ़ गया। हाई स्पीड ड्राइविंग के दौरान पैड सरफेस मेल्ट लाइन 1 माइक्रोन फिल्म बना देता था, जिससे अनइवन फ्रिक्शन जनरेट होता था और वाइब्रेशन बढ़ता गया। जब जापान के इंजीनियर्स ने कम्यूटर बाइक्स में डिस्क ब्रेक्स लगाए तो उन्होंने देखा कि सिटी ट्रैफिक में थर्मल साइकिल्स बारह जाती है। हर स्टॉप स्टार्ट कंडीशन में डिस्क टेम्परेचर 90 से 310 डिग्रीज के बीच जंप करता था और पैड कंपाउंड अनइवनली ग्लेज हो जाता था, जिससे रोटर स्क्वील और वाइब्रेशन लगभग हर राइड में महसूस होता। मिलिट्री टेस्टिंग फैसिलिटीज में 2500 मीटर हाइट पार ब्रेक एफिशिएंसी 37 कम पाई गई। कम एयर प्रेशर के वजह से कन्वेक्टिव कूलिंग घटा और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.42 से 0.27 तक गिर गया। तब समझ में आया कि डिस्क ब्रेक का सक्सेस सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि एनवायरनमेंट पे भी निर्भर करता है। डिस्क ब्रेक सिस्टम में एक और छुपा हुआ इशू था, हाइड्रोलिक सील फटीग। 10,000 कंप्रेशन साइकिल्स के बाद रबर सील हार्ड हो जाता है और माइक्रो लीकेज निकलता है। ये लीकेज के कारण पेडल प्रेशर सस्टेन नहीं कर पाता और इमरजेंसी ब्रेकिंग के वक्त गाड़ी 2.5 मीटर ज्यादा दूर तक फिसल जाता है। इंडिया के ट्रॉपिकल कंडीशंस में मॉनसून का असर बहुत बड़ा था। पानी और ह्यूमिडिटी के कांटेक्ट से रोटर सरफेस पार फ्लैश रस्ट बनती थे, जो फर्स्ट ब्रेक एप्लीकेशन में ही पैड मटेरियल को चुकर लेती थे। ब्रेकिंग नॉइज और पैड लाइफ दोनों ड्रास्टिकली 45 तक कम हो जाते थे। आपको ये भी बताना जरूरी है कि डिस्क ब्रेक्स का प्राइमरी एज कूलिंग उनका सबसे बड़ा शत्रु भी बना। रोटर पार फेंटाइप वेंट लॉन्ग टर्म फटीग क्रिएट करता था। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस 1992 के एक रिपोर्ट में दिखता है कि थर्मल स्ट्रेस लाइन पार माइक्रोक्रैक्स 1200 साइकिल्स के बाद क्लियरली डेवलप हो जाते हैं। दोस्तों, जब ऑटोमेशन ने ब्रेकिंग सिस्टम्स को इलेक्ट्रॉनिक बनाया, डिस्क ब्रेक मैकेनिकल कॉन्स्ट्रेंट्स से भरा पड़ा था। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान पैड एंगेजमेंट डिले 0.02 सेकंड तक बढ़ा और कंट्रोल स्टेबिलिटी के सेंसर्स कंफ्यूज हो गए। ऑटोमेटेड सिस्टम्स के लिए ये एक कॉन्फाउंडिंग मैकेनिकल वेरिएबल बन गया। हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक्स पार 250 के mH स्पीड से गाड़ी रोकने पार फ्रिक्शन एनर्जी 1.6 मेगाजूल तक होती है। ये एनर्जी रोटर के मेटल मैट्रिक्स को सॉफ्टन कर देती है और जब रोटर अनइवन पहुंचता है टैप पेडल वाइब्रेशन 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक रजिस्टर होता है। ये डेटा मैकेनिकल वाइब्रेशन लैब में 1995 में रिकॉर्ड किया गया था। दोस्तों, डिस्क ब्रेक्स का एक और साइलेंट किलर था कंटामिनेशन। डीजल सोट और रोड टार पार्टिकल्स ब्रेक पैड बाइंडिंग रेजिन के साथ रिएक्ट करते थे और ग्लेस लेयर बना देते। 8 मंथ ओल्ड ब्रेक सिस्टम में कार्बन डिपॉजिट 0.6 ग्राम मिलता है, जिससे टॉर्क बैलेंस पूरी तरह शिफ्ट हो जाता है। ऑटोमोटिव हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ड्रम ब्रेक्स को 70s के दौरान ऑब्सोलीट माना गया। पार इंडस्ट्री डेटा कहता है कि 2005 तक 80 स्मॉल कार्स फिर भी ड्रम रियर ब्रेक्स पे डिपेंड करती हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव दपार सबसे बड़ी बात डस्ट और मॉइस्चर से नेचुरली प्रोटेक्टेड डिजाइन रखती थे। डिस्क ब्रेक की फेलियर के पीछे मेटलर्जिकल साइंस भी जिम्मेदार थी। रोटर मटेरियल के परलाइट स्ट्रक्चर में कार्बन डिस्पर्शन यूनिफॉर्म नहीं होता और जब थर्मल एक्सपांशन स्ट्रेस क्रॉस करता है, डिसलोकेशन स्लिप स्टार्ट होता है।
ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर फटीग क्रैक का जन्म देता है, जिसे ब्रेक लाइन कैटास्ट्रोफिक रप्चर को पहुंचती है। फिर भी दोस्तों, डिस्क ब्रेक ने परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिवनेस का एक नया दौर शुरू किया, लेकिन मास मार्केट मेंटेनेंस और डस्ट प्रोटेक्शन में उन्हें हारिया। ड्रम ने क्लीन एनवायरनमेंट्स जैसे रेसिंग सर्किट्स में ये कमाल करती है, पार सिटी और रगेड टेरेन में उनका डिजाइन अपनी लिमिट दिखता है। मॉडर्न एब्स और ESP सिस्टम्स ने ब्रेक लोड को डायनामिकली कंट्रोल करने की कोशिश की, पर मैकेनिकल फ्रिक्शन लॉसेस फिर भी बने रहे। 4 व्हील डेटा एक्विजिशन टेस्ट्स के हिसाब से ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन इम्बैलेंस 6 तक बढ़ता गया, जिससे फुल व्हीकल स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज होती गई। ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेशंस का मिलन था। आप सोच रहे होंगे, क्या कार्बन सिरेमिक डिस्क्स सॉल्यूशन है? 1200 डिग्रीज रेजिस्टेंस और लाइटवेट परफॉर्मेंस होने के बावजूद इनका कॉस्ट फैक्टर 20x तक बढ़ा है। इसलिए सिविल ट्रांसपोर्ट के लिए ये अभी भी एक लक्जरी रिसर्च एलिमेंट है, न कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हर आम उपभोक्ता के लिए। एंड में दोस्तों, डिस्क ब्रेक्स के असफल होने का मतलब उनका अंतिम नहीं। ये इंजीनियरिंग की एक कहानी है, जहां मेटल, हीट और कॉस्ट आपस में लड़ते हैं। आज भी हर नई टेक्नोलॉजी उस 1949 के डिजाइन से कुछ सीखकर आगे बढ़ रही है, और ये कहानी मैकेनिकल एवोल्यूशन का जीवंत सबूत है।